गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट टाइम यूट्यूब के चैनल पे मैं आपके सामने आया हूँ और आई होप सो ऑल द बेस्ट फॉर यू और आल्सो ऑल द बेस्ट फॉर मी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और कॉन्सेप्ट दे सकूँ। आज मैंने स्टार्ट किया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है उसका कॉन्सेप्ट रिव्यू दिया जाए। जो +1 केमिस्ट्री है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करने की कोशिश करनी है। जितने ज़्यादा बच्चों तक ये जा सके उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों में ऑलरेडी से ही पहले आप लोगों के पास बहुत सारी वीडियो डालता आया हूँ और आपने थैंक्स फॉर कि आपने वॉच भी किया है, लाइक भी किया है, सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं मेरे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि अपनी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या किसी का कोई भी मजबूरी रही हो, कुछ भी रहा हो, तो ये उनके लिए है। कॉन्सेप्ट रिव्यू में हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने केमिस्ट्री में मैटर्स के बारे में पढ़ा, एटम्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह पढ़ी और उसके लॉज पढ़े हमने, क्या क्या है, बैलेंस करते कैसे करते केमिकल इक्वेशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये देखना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसको सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो आपने बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को जब हमने डिस्क्राइब करना है तो मैटर वर्ड आता है। इनके मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच occupies space। और इस मैटर को बनाने की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी एटम। ओके, उस एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, वो एटम दिखता कैसे है, हम कैसे उसका मास है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है। हमने पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तो यही बात पढ़ी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पर बाद में मॉडर्न थ्योरी में हमें पता चला कि एटम सब डिवाइडेड है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो कौन कौन से पार्टिकल है आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, ये है हमारे पास। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही क्लास में भी करवाया है और इसकी वीडियो भी दी है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं। जब चार्ज है तो इसका मतलब इसका मास भी होगा कुछ, ठीक है। पहले चार्ज की वैल्यू पता कर लेते कि इसका चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक जैसा ही चार्ज होता है, बट क्या है, इलेक्ट्रॉन में क्या है आपके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.9 इंटू 10⁻⁻90 कूलम पर, किस में, नेगेटिव में। और वही बात आपने इसमें किस में करनी है, पॉजिटिव में करनी है। 1.9 इंटू 10⁻90 कूलम में प्रोटॉन का है, ठीक है। ये चीज़ है। इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो आपके पास हमने एनोड रेज कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट किया था, एनोड रेज को हम लोग कैनॉल रेज भी बोलते हैं, ओके। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और इन्हीं को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। फिर एनोड रेज नॉट एमिटेड फ्रॉम द एनोड, से नहीं एमिटेड होती है, बट ये स्पेस बिटवीन एनोड और कैथोड के बीच में होती है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जो प्रोटॉन है वो यूनिवर्सल पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन एक यूनिवर्सल पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल पार्टिकल है। और बट उस पर क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बताई है 1.9 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम इलेक्ट्रॉन की तरह ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। 1 यूनिट यूनिफाइड मास होगा, जिस मास की वैल्यू क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻27।
किसका? प्रोटॉन का। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन्स। ठीक है, बस ये इसका किलोग्राम में लिखना आपने, किलोग्राम जो इसका कि क्या होगा, वेट होगा हमारे पास। ठीक है, ये मास होगा उसका। अगर कोई भी सब्सटेंसेस है वो कंटिन्यूसली, सब्सटेंस वर्ड बोला मैंने, अगर जो कोई भी सब्सटेंस है वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, और उनको क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, जो वैसे तो हमें ऑलरेडी पता, हमने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, पर 92 उसमें क्या है जो नेचुरली अक्रिंग है। उसके बाद क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आते हैं, जिसको ट्रांस यूरेनियम के नाम से भी जानते हैं। वाई वी कॉल दीज द ट्रांस यूरेनियम, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद सारे रेडियो एक्टिव है, सिंथेटिक है, वो किसी न किसी चीज़ के ब्रेक होके बने होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात के बारे में पता है कि अब स्ट्रक्चर के बारे में किसी न कोई ना कोई डिस्कवरी तो जरूर की होगी, और वो डिस्कवरी किस तरीके की हुई होगी। तो सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। थॉमसन ने बोला था कि जो हमारे पास एटम है वो स्फेरिकल नेचर का है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल ऑफ द स्फीयर पे क्या हुआ है, हमारे पास फैला हुआ है। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से एम्बेडेड हुआ है, जैसे आपके पास कोई भी वाटरमेलन होता है उसमें जो सीड होते हैं उस तरीके से एम्बेडेड हुआ है। होल ऑफ द स्फीयर्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और ये एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन, ये तो इसमें इसका नाम पर्डिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ओके, ये उसके बाद वैसे ही हमारे पास कौन आ गया उसका, फिर उसने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कवरी होगी, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम के। ठीक है, वहीं पर हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और हमें प्रोटॉन के मास के बारे में पता चला कि प्रोटॉन के साथ किसी और चीज़ का मास भी जुड़ा होता है, न्यूट्रॉन्स का। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में जो हमें पता चला कि उसका इतना यूनिट चार्ज होता है, या यहाँ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, वो किस में लगा हमें पता, हीलियम में, हीलियम 2 पॉजिटिव में हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आ गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या बोला, इसको अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें हमने क्या किया है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और उसको लेड स्लिप में से पास करते हैं। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है हमारे पास, ठीक है, यहाँ रखा है, उसको किसी स्लिप में से पास करवाया, और आगे ये थिन गोल्ड फॉयल लगा दी हमने, और साइड को हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, जिसको हमने क्या किया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से पॉलिश कर दिया। जब ये रेज यहाँ से निकली, ठीक है, तो क्या हुई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की रे थी, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेज तो छोड़नी, तो वो क्या होगी हमारे पास, इसमें से कुछ तो ऐसे पास होगी, ठीक है, और कुछ क्या हुई 90 डिग्री पे, और वेरी फ्यू एट द 180 डिग्री पे क्या होगी हमारे पास, ये डिफ्लेक्ट। तो उसके ऑब्जर्वेशन से हमें इस बात का पता चला कि सेंटर में समथिंग कुछ है। तो सबसे पहले उसने न्यूक्लियस वर्ड रदरफोर्ड ने बताया, और पूछा कि वहाँ सेंटर में मास है, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास, और उसने इसके नेचर के बारे में भी बताया कि ये रेज कैसी है, 3 तरीके की है। तो उसने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिए, कुछ रेज पॉजिटिव साइड को गई, कुछ रेज नेगेटिव साइड को गई, ठीक है, कुछ आगे चली। जो पॉजिटिव साइड को गई उनका नेचर कैसा था, नेगेटिव,
और वो बाद में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। और जो इस साइड को गई वो कैसी थी हमारे पास, पॉजिटिव, और वो बाद में प्रोटॉन कह रहा है। और लास्ट में जो सामने को चलेगी और जिसपे कोई चार्ज नहीं था वो न्यूट्रॉन कह रहा है बाद में, ठीक है। तो अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज, ये आएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको करना है, ठीक है। अल्फा रेज, सॉरी ये बीटा रेज है, ठीक है, और ये अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होगी, जो प्रोटॉन्स थे वो ये आएगी। उसके बाद इस चीज़ के बारे में पता चला, फिर रदरफोर्ड ने ही आगे डिस्कवरी करने पे एक बात और बोल दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह से घूमते हैं जैसे सन के सराउंडिंग में प्लैनेट घूमते हैं, तो उनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया उसने, ठीक है। प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास क्या हुआ, फिर चैडविक आया, चैडविक ने उसकी डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है हमारे पास और वो प्रोटॉन के साथ साथ रहता है और उसका भार भी कैसा है, जो प्रोटॉन के भार के बराबर है हमारे पास। फिर जब यहाँ तक सारी बात होगी, फिर आया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कि जो सन से हमारे पास या किसी भी सब्सटेंसेस से जो रेडिएशंस निकलती है उनका नेचर कैसा है, उसका इलेक्ट्रिकल नेचर है और मैग्नेटिक नेचर है, दोनों नेचर है उसका, तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जाना जाए। और दीज आर डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा ट्रेवल कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा कम होगी, और जब किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी वेव्स निकल रही है तो वेवलेंथ छोटी होगी, तो ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे को। अब हमने इसका नेचर ही पढ़ने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि सम सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनके सरफेसिस पे अगर लाइट पड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी रेडिएशन को छोड़ना, अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो क्या करते हैं, इस तरीके का इफेक्ट को शो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सीजियम आता है, पोटाशियम आता है, रिबीडियम आता है, तो दीज आर यूज्ड एज ए फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल की तरह यूज होता है या फोटो इलेक्ट्रिक सेल की तरह यूज होते हैं हमारे पास, जहाँ सिर्फ लाइट से ही काम हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोहर जो मॉडल है उसको किया हुआ है। बोहर मॉडल ऑलरेडी सबको पता है कि जो हमारे पास क्या होता है, ये एटम है और एटम के सेंटर में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो सर्टेन स्टेशनरी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोटेट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1, 2 and 3, और उसी को हम लोग K, L, M, N से डिनोटेट करते हैं और इनको एनर्जी शेल के नाम से जानते हैं, एनर्जी शेल। ओके, बस ये चीजें यहीं से हमें पता चली कि सारे के सारे क्या है हमारे पास। फिर हम लोगों ने इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या है, तो इससे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।